गाइस वेलकम टू व्यास आईएएस। सो इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटी की पीटी 365 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन वाले इस सेक्शन को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आई होप इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको ढंग से समझ में आए होंगे और इसकी जो प्रो पीडीएफ्स जो अपलोड की गई थी हमारे ऐप पे वो आपने डाउनलोड कर ली होंगी। प्रो पीडीएफ्स में क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विजन ने पीटी 365 में फ़िलहाल के लिए कवर नहीं की है इन टॉपिक्स में। वो टॉपिक्स के जो वैल्यू एडिशन है या उसके एक्स्ट्रा जो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने उस पीडीएफ में अलग से डाल दिया है। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प पीडीएफ है। ठीक है, चलिए अब सिटीजनशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बारे में जब आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं या जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमारे देश में सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 तरीकों से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। समझ में आ गया। हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। कोई भारत का नागरिक साइमल्टेनियसली किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। इंडिया का नागरिक है तो इंडिया का ही रहेगा। डुअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन डुअल सिटीजनशिप बाकी कंट्रीज़ में जैसे यूएस, यूके, पाकिस्तान। सवाल इन पर ही बन सकता है कि क्या इंडिया में डुअल सिटीजनशिप है? नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में है? बिल्कुल है। ठीक है, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक सेक्शन था, सेक्शन 6A। ये जो सेक्शन 6A था ये एक स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया गया था 1985 के अमेंडमेंट में। ये अमेंडमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1955 का आपका एक्ट था, 30 साल बाद अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट में ये सेक्शन आया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सेक्शन एक्चुअली में एक प्रोविज़न लेके आया जिसको कहते हैं असम अकॉर्ड। और असम अकॉर्ड तो देखो ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सालों से न्यूज़ में है, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। असम अकॉर्ड का मामला ये है कि ये कहता है, ये प्रोविज़न, ये अकॉर्ड जो साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और उस टाइम के जो असम के मूवमेंट चला रहे थे लीडर्स उनके बीच में, कि कोई भी पर्सन अगर वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से असम में माइग्रेट हुआ था 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में, डेट सुपर इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि यूपीएससी डेट वगैरह नहीं पूछता आजकल। यूपीएससी कैन डेफिनेटली आस्क फॉर द डेट्स, यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स एट इट इज़ नाउ टर्निंग फैक्चुअल। और स्टेट पीसीएस में तो जैसे आपके फैक्ट्स आते हैं यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसके तो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये डेट याद कर लो। इस दौरान अगर कोई माइग्रेट हुआ है बांग्लादेश से असम में, ठीक है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन सिटीजनशिप कब मिलेगी? जब उसका डिटेक्शन होगा। मान लो पता लगाया कि एक बंदा है वो माइग्रेट होके रह रहा है, जिस दिन उसका डिटेक्शन हुआ उसके 10 साल कंप्लीट होने पे उसको फिर सिटीजनशिप का दर्जा दे दिया जाएगा। जब वो डिटेक्ट होगा एज ए फॉरेनर और जब उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करवा दिया जाएगा तो उसके 10 साल बाद मिलेगा। और 10 साल का प्रोविज़न क्यों है? ताकि कोई इसका मिसयूज ना करे, एकदम से कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लाके ना करे। कम से कम 10 साल बाद उसको सिटीजनशिप बनाया जाए, ताकि जो लिटरली सिटीजन बनना चाहते हैं, देश के नागरिक बनना चाहते हैं, वही बने जिनको इतना पेशेंस हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर इसका 2019 में अमेंडमेंट आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तो आपका 1985 में अमेंडमेंट आया जिससे आया आपका असम अकॉर्ड, फिर आया 2019 में। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो आपका असम अकॉर्ड है वो कौन से अमेंडमेंट से आया था? 2019 वाले से आया था या 1985 वाले अमेंडमेंट से आया था? तो ये ईयर याद रख लेना, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। 1985 वाले अमेंडमेंट से ही आपका असम अकॉर्ड आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है फॉरेन ट्रिब्यूनल की। ठीक है, फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ सकते हैं आपसे आराम से। देखिए, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्चुअली क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज़ जो फुली जुडिशियल नहीं है, जिनके पास पूरी तरीके से जो जुडिशरी के पावर होते हैं, जो कोर्ट्स के पावर होते हैं, वो नहीं होते। जैसे कोर्ट के पास तो पावर होता है कि वो नया कानून बना सकता है, लेकिन जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो नया कानून नहीं बना सकते हैं। उनके पास जनरली होता है कि एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उन पे आप केस डिसाइड करो। तो फॉरेन जो ट्रिब्यूनल्स है जनरली जो अभी असम में ही सीमित है, ठीक है, वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत ही बनी थी। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत ही बनी थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है, ध्यान रखना, स्टेशनरी बॉडीज़ नहीं है। सीधे सीधे पूछ सकते हैं। सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर तो आया था,
पर इशू ये बना कैसे था, ऑर्डर के जरिए। तो ये देख के कन्फ्यूज मत हो जाना कि एक्ट के अंदर आया था तो स्टेशनरी हो गया। एक्ट के इंस्ट्रक्शन थे कि ऐसे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, लेकिन आया ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर अंदर ही। ठीक है, समझ में आ गया। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये देखना कि कोई पर्सन सिटीजन है या नहीं है। फॉरेनर से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको डील करना। करंटली ये असम में ही सीमित है, ठीक है, और इलीगल माइग्रेंट्स के जो केसेस होते हैं वो ये देखता है, ठीक है। और इनमें जजेस होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, तो थोड़ा ऐसा ही इनका कंपोजिशन रहता है, ठीक है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में और भी चीज़ें हैं कि जैसे कि सबसे पहले तो अथॉरिटी से अगर कभी भी ये रेफरेंस मिलता है कि कोई बंदा है जो इलीगली रह रहा है, फॉरेनर है, अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल को पता चलता है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर विदिन 10 डेज उसको नोटिस जारी कर देगी इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर जो कोई भी जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें, पर 10 दिन के अंदर अंदर नोटिस जारी कर देगी। उस आदमी को जिसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है वो 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई बैक करना पड़ेगा, ठीक है, उसको इसका रिप्लाई करना पड़ेगा, और अगले 10 डेज में उसको उसके केस में एविडेंस भी देना पड़ेगा। तो 10 दिन मिलेंगे रिप्लाई करने के लिए, अगले 10 दिन मिलेंगे एविडेंस के लिए। टोटल ये केस 60 दिन के अंदर निपट जाना चाहिए, ठीक है। अगर लगता है कि वो इलीगली रह रहा है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं मिल पाती, तो उसको फिर डिटेंशन कैंप में भेज देते हैं, जिनको ट्रांजिट कैंप भी बोलते हैं, ट्रांजिट कैंप। अब जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की पीडीएफ चाहिए, प्रो पीडीएफ्स में आपको मिल जाएंगी, जिनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट की पावर होती है, यानी किसी को भी बुलाना, समन करना, ट्रायल चलाना, सिविल कोर्ट की पावर है पूरी इनके पास, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, एनआरसी जो इतना फेमस हुआ था, असम में जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, उसमें सिटीजन्स की लिस्ट है, कौन कौन सिटीजन है या नहीं है। अगर गलती से किसी का नाम नहीं आता तो इसका मतलब नहीं है कि ये फॉरेनर बन जाएगा, वो केस फिर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ही देखेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर सिटीजनशिप के ये नेशनल रजिस्टर में नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेनर है। ये बस लाइन याद रख लेना, और एग्जीक्यूटिव बॉडी ये याद रख लेना। अब कंटेक्स्ट क्या है ये समझो, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा आपसे कभी भी, बट ये याद रख लो, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने अभी, असम का जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल था, उसने एक पर्सन को, जहाँ तक मुझे नाम याद है, मोहम्मद रहीम अली कुछ नाम था, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू हो गया था, तो उनको इन्होंने इलीगल बता दिया था कि ये तो इलीगली रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट का इशू अगर होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनका ऑर्डर ओवरटर्न करके उनको सिटीजन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। एक लॉ बनता है, लॉ के अंदर होते हैं अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट से चेंज होते हैं रूल्स में, पूरे लॉ में भी चेंज हो सकते हैं और नए रूल्स भी आ सकते हैं। तो जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 2019 था, ठीक है, उसके तहत कुछ रूल्स आए 2024 में। थोड़ी टाइमलाइन याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सिटीजनशिप वाला सेक्शन, इसमें ईयर्स को लेकर। 2019 वाले अमेंडमेंट को इन्फोर्स करने के लिए 2024 में रूल्स आए हैं। 2019 वाले एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए 2024 में रूल्स आए हैं। अब देखो, चांसेस तो हैं कि रूल्स नहीं पूछे जाते, फिर भी पढ़ लो, समझ लो। आज तक बहुत कम हुआ है कि रूल्स पूछ ले, बट पूछा भी गया है इक्का दुक्का बार, तो थोड़े इसके चांसेस कम है, बट पढ़ लो। इस रूल्स में ये बताया गया है, जो मैंने आपको बताया था ना, सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके हैं। इसमें जो नेचुरलाइजेशन वाला तरीका या रजिस्ट्रेशन वाला जो तरीका है, उसके तहत ये 6 क्राइटेरिया है, जिसके तहत इसमें आप अप्लाई करके सिटीजनशिप ले सकते हो। कोई भी इंसान इन 6 तरीकों से भारत का नागरिक बनता है, अगर वो इस प्रोसेस के थ्रू बनना चाहता है तो, ठीक है। 5 में से जो एक प्रोसेस मैंने बताया था, 2 प्रोसेस रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के अंदर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के अंदर। वो 5 एलिजिबिलिटी क्या है, या तो पर्सन इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का होना चाहिए, या फिर किसी इंडियन सिटीजन से मैरिड होना चाहिए, या किसी इंडियन सिटीजन का माइनर चाइल्ड होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर होने चाहिए, या फिर वो खुद या उसके पेरेंट्स कभी इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन होने चाहिए, या फिर वो OCI हो। अगर OCI कार्ड है, और OCI क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, अगर OCI है उसके पास तो वो इस तरीके से सिटीजनशिप ले सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है, नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन के तरीके में टाइम लगता है, और भी क्वालिफिकेशन है। एफिडेविट आप जमा कर सकते हो,
करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए, वो तो कैरेक्टर वैक्टर सर्टिफिकेट जो टेस्ट होता है वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो एफिडेविट इशू करवा के, एफिडेविट आप प्रेजेंट करके यू कैन बी अ इंडियन सिटीजन थ्रू नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। एक और क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, एक और एलिजिबिलिटी है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए वन ऑफ द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन 8th शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल में वन ऑफ द लैंग्वेजेस की एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इनमें से एक हो और ये तो होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वालिफिकेशन ये ज़रूरी है, दैट इज़ मस्ट, ये होनी चाहिए, इनमें से एक हो और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनमें से, ठीक है। फिर उसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, और जब वो सिटीजन बन जाए भारत का, तो वो जिस कंट्री का ओरिजिनल सिटीजन है, फिर उसके लिए उसको उस ओरिजिनल सिटीजनशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और वो इर्रिवोकेबल है, यानी कि वो रिवोक नहीं, दोबारा वो वापस वो डिसीजन ओरिजिनल नहीं हो सकता, ठीक है। डिसीजन दोबारा नहीं लिया जा सकता। इट इज़ रिनाउंस्ड तो परमानेंटली वो रिनाउंस हो जाएगा, फिर वो ऑर्डर रिवोक नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक बार सिटीजनशिप अप्रूव हो गई तो फिर ऐसा नहीं है कि आप अपना डिसीजन वापस ले लोगे और इस तरीके से जो है आप बोल दोगे कि नहीं मुझे तो नहीं लेनी, मतलब वो मान लिया जाएगा कि आप उस कंट्री को छोड़ दियो और भारत के नागरिक बन चुके हो, एक बार अप्रूव हो गई तो। फिर वो बात अलग है कि आप सिटीजनशिप छोड़ो बाद में नहीं छोड़ो, बट एक बार अगर अप्रूव हो गई तो यू विल डिक्लेयर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और किस अथॉरिटी को एप्लीकेशन जाती है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाती है, डिजिटल फॉर्म में जाती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू जाती है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, उस कमेटी के पास जाती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू जाती है, समझ में आ गया। जाती एम्पावर्ड कमिटीज़ है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ के थ्रू जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा एलिजिबिलिटी क्या रखना जरूरी है, बिल्कुल रखना जरूरी है, ठीक है। आपको यूपीएससी की एलिजिबिलिटी याद है ना, यूपीएससी एग्जाम देने की सीएससी का, तो वैसे इसकी एलिजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। CAA 2019 जिसके लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ था, देश भर में हंगामा हुआ था, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इसके लिए, 2019 का टाइम है जो एक्ट, तो ये पूरा माहौल बना था। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक बार पढ़ूंगा तो आपको वैसे भी याद आ जाना है। हुआ क्या था, ये देखा जाता है कि जनरली जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन है? नॉन मुस्लिम्स। तो गवर्नमेंट ये आर्गूमेंट देती है कि यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स है उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, ठीक है, वो लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइट होते हैं, तो उनका सिटीजनशिप प्रोसेस ईज़ कर दो, आसान बना दो। तो सरकार ने क्या कानून लाया कि अगर इन 3 कंट्री से कोई भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी क्रिश्चियंस हैं, याद रखना मुस्लिम्स नहीं है, ठीक है, और ज्यूज़ भी नहीं है, ये भी याद रखना। ये आ जाए कि सारे नॉन मुस्लिम्स नहीं, ज्यूज़ नहीं है, बहुत से ऐसे धर्म हैं जो मुस्लिम नहीं है और यहाँ पे लिस्ट भी नहीं है, ठीक है। केवल ये अच्छे से रट लो ये धर्म, क्योंकि क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अलाउ किया गया, नॉन मुस्लिम्स को नहीं, इन धर्मों के लोगों को। नॉन मुस्लिम्स में तो और भी धर्म आते हैं, ज्यूज़ भी तो आते हैं, वो कहाँ लिस्टेड है, ठीक है। तो इन कंट्रीज से अगर ये धर्म के लोग हो और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले वो आए हो, तो उनका जो सिटीजनशिप प्रोसेस है वो ईज़ कर दिया जाएगा, उनको इलीगल माइग्रेंट्स ट्रीट नहीं किया जाएगा अगर वो 4 कंडीशन फॉलो करते हैं तो, ठीक है। ये 2 कंडीशन समझ में आ गई। तीसरी है कि वो इन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज़ में नहीं रहने चाहिए, यहाँ पे नहीं रहने चाहिए, ठीक है, इनके रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, या इनके रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, इनके ट्राइबल एरियाज़ के और इनके इनर लाइन परमिट के एरियाज़ के। इन स्टेट्स के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज़ में जो 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ है, और इन स्टेट्स के इनर लाइन परमिट एरियाज़ में, ठीक है। ये दोनों इतना कोई पूछा नहीं जाएगा, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। और इस एक्ट में ये फ़ायदा हो गया कि इन लोगों को इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और इन पे स्ट्रिक्ट पेनल कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं लगते, जो एक्ट वगैरह है ना, तो उनकी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होती। और इनका जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है कि भाई ये सिटीजन बन जाएंगे, वो 11 साल से 5 साल हो जाएगा। बाकी सबके लिए कितना है? 11 साल नेचुरलाइजेशन का, लेकिन इनके लिए 5 साल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, OCI की बात आ गई कि OCI क्या है। तो OCI में ये समझने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा OCI होता क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे कि OCI कार्ड कैंसिल कब होता है। पहले तो ये तो पढ़ो OCI कार्ड मिलता कब है। तो मेरे को कई बार ये विज़न की PT3 में पढ़ते पढ़ते समझ ये आता है कि थोड़ा सीक्वेंस अलग है,
मतलब कोई बिगिनर होगा तो वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाएगा कि यार कैंसिलेशन की बात आ गई, पहले ये तो बताओ OCI एलिजिबल कब है। तो पहले OCI होता क्या है समझ लेते हैं, ये भी बाद में, पहले समझो OCI होते क्या है। देखो अगर ये एलिजिबिलिटी पूरी हो गई है, ठीक, तो उस बंदे को OCI कार्ड मिल जाता है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का सिटीजन है जो बाहर रह रहा है, बट इन कंट्री का बंदा नहीं होना चाहिए। कोई भी फॉरेन नेशनल हो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, उसको OCI कार्ड मिल जाएगा अगर वो एलिजिबिलिटी फॉलो कर रहा है तो। अभी एलिजिबिलिटी है, ये ऐसे याद नहीं होगा, इसको आप ढंग से वीडियो पॉज करो, पढ़ो, कोई बहुत ज़्यादा तो टफ है नहीं। इसको आपको या तो आप इसको लिख लो, दीवार पे सामने चिपका दो, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है, फिर ये है और ये है, ठीक है। तो 3 एलिजिबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिटीजनशिप रूल 2024 वाला, CAA वाला और OCI वाला। पहले क्या है, OCI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 2 कार्ड होते थे, वो मिला दिए गए हैं, 2 अलग अलग तरह के लोग होते थे। तो OCI का ये सिस्टम है, ये आप याद रख लो, एलिजिबिलिटी पॉज कर लो, रट लो इसको। सबसे अच्छा आइडिया मैंने बताया, स्टिकी नोट्स में चिपका लो और सामने दीवार पे चलो OCI कार्ड होल्डर्स के बेनिफिट क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इनको मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज़ का वीज़ा मिल जाता है, लॉन्ग लाइफ का, ठीक है। मल्टीपल पर्पज़ के लिए मल्टीपल एंट्री इंडिया में ले सकते हैं, ठीक है। NRIs के इक्वालिटी इनको मिल जाती है, NRIs के टर्म्स में इनको इक्वालिटी मिल जाती है। NRIs क्या होते हैं इसके लिए स्पेसिफिकली मैं प्रो PDF में बता दूंगा, बट आप ये समझो कि NRIs की जितनी इनको इक्वालिटी मिल जाती है बहुत सारे मैटर्स में, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, लेकिन कई जगह नहीं मिलती। कौन सी जगह नहीं मिलती, एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन लैंड का एक्विजिशन हो, या चाइल्ड अडॉप्शन की बात हो, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंटर्न चिल्ड्रन को आप अडॉप्ट कर रहे हो, अडॉप्ट करके लेके जा रहे हो या पता नहीं कुछ कर रहे हो, मतलब देखिए डर तो रहता ही है ना सबको, स्मगलिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, सबको डर रहता है, तो पता नहीं कुछ भी कर रहे हो। तो इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स है कि एक तो लैंड एक्वायर के लिए, एग्रीकल्चर या प्लांटेशन पर्पज़ के लिए, या फिर दूसरा इंडियन चिल्ड्रन का इंटर कंट्री अडॉप्शन हो, इंटरनेशनली आप उनको लेके जा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए इनको छूट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब सिटीजनशिप इनको कब मिलती है, तो ही इज़ एलिजिबल टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years एज एन OCI कार्ड होल्डर। जब उनको OCI कार्ड मिल जाता है, जब इनकी एलिजिबिलिटी ये हो गई, एलिजिबिलिटी पूरी कर दी, कार्ड मिल गया, कार्ड मिलते ही 5 साल तक वेट करना है, 5 साल के बाद वो सिटीजन उनको मिल जाती है सिटीजनशिप। लेकिन कंडीशन ये है कि 5 साल में से 1 साल उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल तक उसके पास कार्ड रहा, OCI कार्ड, अब वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन भर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन भरने से पहले उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उस 5 साल में 1 साल वो इंडिया में रहा हो, ऐसा नहीं बाहर से ही उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर उसको एक फ़ायदा ये मिलता है कि नेशनल पेंशन स्कीम में वो इनरोल कर सकता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, बेनिफिट्स तो हमने पढ़ लिए। सबसे पहले तो पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट नहीं मिलता है। इन पोस्ट पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन पोस्ट पे इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। MLA MP नहीं बन सकते ये लोग। आर्टिकल 16 के तहत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए कोई केस नहीं लड़ सकते कि भाई हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, रिजर्वेशन दो, फलाना डिकाना दो, ठीक है। और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में इनको पब्लिक सर्विस पोजीशन नहीं मिल सकती, एक्सेप्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर के जरिए बता दे कि भाई ये पोस्ट तो यही लेंगे, उसके अलावा कोई जनरल पोस्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए इनको स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है। रिसर्च, माउंटेनियरिंग, पहाड़ वहाड़ चढ़ना हो, मिशनरी एक्टिविटीज़ करनी हो, जर्नलिज्म करना हो, या फिर रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरियाज़ को विजिट करना हो। अब रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए समझो कि इनमें क्यों नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म, माउंटेनियरिंग, मिशनरी एक्टिविटीज़ बहुत सेंसिटिव चीज़ हो जाती है। आपको पता है ब्रिटिशर्स जब आए थे तो मिशनरी एक्टिविटीज़ के बहाने उन्होंने कितने लोगों को कन्वर्ट किया था। जर्नलिज्म के नाम पे फेक न्यूज़ भी फैला सकते हैं, रिसर्च पता नहीं किस चीज़ की कर रहे हो, है ना, रिसर्च पता नहीं किस चीज़ की कर रहे हो, अनएथिकल रिसर्च कर रहे हो, तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन इनमें लगाई जाती हैं। अब ये समझो कि ये आया था 1955 के तहत, ये पूरी स्कीम जो OCI की है ना, ये 1955 के तहत आई थी। और कोई भी फॉरेन मिलिट्री पर्सनल हो, बाहर किसी भी कंट्री का फॉरेन मिलिट्री पर्सनल हो, वो OCI नहीं मिलेगी उसको। किसी भी कंट्री का फॉरेन मिलिट्री पर्सनल अगर OCI के अप्लाई करता है तो उसको नहीं मिलेगी। तो एक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिलती, दूसरा किसी भी कंट्री के फॉरेन मिलिट्री पर्सनल को नहीं मिलती है, ठीक है। पहले ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI 2 अलग अलग कैटेगरी होती थी, बट अभी एक ही है, तो OCI मान के चलना एक ही कैटेगरी का होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेम ही होता है, ठीक है।
चलो, अब OCI कैंसिल कैसे हो सकती है? तो एक तो ये ध्यान रखो कि ये CA 2019 में जो एक्ट आया था, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है इन 5 ग्राउंड्स पे। ये 5 ग्राउंड कौन से हैं? तो OCI का आपको एलिजिबिलिटी याद रखनी है, बेनिफिट्स याद रखने हैं, रेस्ट्रिक्शन याद रखनी है, और कैंसिल कैसे हो सकते हैं ये भी याद रखना है। अगर आप फ्रॉड के जरिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसफेक्शन जताते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, कुछ ऐसी बात बोल देते हो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट होती है, या वॉर के टाइम पे एनिमी के साथ इंगेज करते हो, या फिर ये OCI कार्ड जो है इनके पास है रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दिया जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये कंट्री के सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक इंटरेस्ट के हित के लिए हो तो ये कर दिया जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट, ये ग्राउंड है, इसके तौर पर कैंसिल किया जा सकता है अगर लगता है कि इसके खिलाफ वो इंसान काम कर रहा है या फिर उसके OCI कैंसिल करने से ये हित में जाएगा, ये चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक बार वो OCI का कार्ड उनको मिल गया, OCI कार्ड मिलते ही अगर 5 साल के अंदर अंदर उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए तो भी उनका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन होते ही 5 साल के अंदर अंदर उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल जाती है। याद रखना, मेरी जो टर्म्स है ना वो अच्छे से याद रखना। 5 ग्राउंड से कैंसिल होने के 5 साल के अंदर अंदर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा, 5 साल के अंदर अंदर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा तो कैंसिल हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन की बात करें तो ये आपको पता है रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं। ये ऐसे स्टेप्स हैं जो किसी भी हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप को अपलिफ्ट करने के लिए या उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए सोसाइटी में लिए जाते हैं। जैसे इंडिया में तो रिजर्वेशन एक डिबेट का इशू बनता ही है। ठीक है, इंडिया का रिजर्वेशन हो गया तो इसमें कंपेयर किया जा रहा है US के साथ। तो इंडिया का जो रिजर्वेशन है, इंडिया के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बताया गया है, साफ बोला गया है करने के लिए, लेकिन US में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्यों किया जाता है? अनटचेबल्स के लिए खास करके ध्यान में रख के रिजर्वेशन दिया जाता है कि उनके जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है वो ठीक हो। USA में माइनॉरिटी ग्रुप्स और वुमेन के लिए किया जाता है। ये टारगेट ग्रुप कौन से हैं इनके इंडिया में? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS। USA में ये है। ठीक है, इंडिया में कोटा सिस्टम होता है, कोटा सिस्टम होता है ना रिजर्वेशन का, उसमें कुछ अपर लिमिट तो होती है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। इंदिरा स्वामी केस में ये डिसाइड हुआ था। US में प्रोग्राम चलते हैं प्रॉपर, कोटा नहीं होता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से प्रोग्राम निकालती है। ठीक है, इंडिया में तो प्रॉपर आर्टिकल है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, पता है आपको, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, लेकिन US में इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, फिर बाद में एक एक्ट आया था। तो यानी US में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और US में कोई अपर लिमिट में नहीं है। इंडिया में तो लिमिट है कि भाई रिजर्वेशन आप दे सकते हो, 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा वो। 50% सीट नॉन रिजर्वेशन वालों के लिए रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आपने पढ़ा है ना, इसमें बात हो रही है शेड्यूल कास्ट की। अब शेड्यूल कास्ट जो है, पहले तो इसको समझो कि ये जजमेंट है, एक प्रॉपर एक जजमेंट निकल के आया सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन, अभी सब क्लासिफिकेशन क्या है? शेड्यूल कास्ट तो आपको पता है, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कास्ट या रेस या ट्राइब है जो जिनकी बैकवर्डनेस कम ज़्यादा होती है। शेड्यूल कास्ट अपने आप में कोई एक ग्रुप नहीं है, होमोजेनस नहीं है, हेट्रोजेनस है। उसके अंदर भी ऐसी ट्राइब या रेस या कास्ट है जो सबसे ज़्यादा गरीब है, हो सकता है उनको ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की। तो ऐसी के अंदर भी सब क्लासीफाई करके ऐसी ट्राइब, ऐसी कास्ट को अच्छे से एक्सप्लिसिटली बता के उनको प्रॉपर रिजर्वेशन दिलाया जा सके, ये होता है सब क्लासिफिकेशन। अब इस पर चलती है डिबेट, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बोलता है कि ये सही नहीं है, कोई बोलता है सही है। अब इस जजमेंट में ये बोल दिया गया कि ये ठीक है, परमिशिबल है, सेपरेट इनको कोटा मिल सकता है, लेकिन 50% की अपर लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस जजमेंट में ये बोला कि मिल सकता है। नीचे आप जजमेंट पढ़ोगे, किसी में बोलता है नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में बोलता है, किसी में नहीं है। ये जजमेंट्स के याद करने हैं, नहीं याद रखने भाई, सुपर इंपॉर्टेंट हो तो ही याद रखना है। जैसे इंदिरा स्वामी केस तो फिर भी पता रहता है क्योंकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा स्वामी से आया था। आपके जो अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो भी इंदिरा स्वामी जजमेंट से आया था। बाकी आप याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, समझ में आ गया ना सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा। अब सब क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि बैकवर्ड क्लासेस के लिए और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाई जा सके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि किसी भी कैटेगरी को ये शेड्यूल कास्ट है, ये नोटिफाई कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट।
ठीक है, नोटिफाई करने का काम, स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन फाइनली पार्लियामेंट लॉ ला के ही उस कास्ट या रेस या ट्राइब को एससी की लिस्ट में से इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकता है। पार्लियामेंट के पास भी पावर है, स्पेसिफाई प्रेसिडेंट करेगा लेकिन पार्लियामेंट भी कर सकता है। तो ये 2 आर्टिकल आप याद रखना, 341 क्लोज 1, 341 क्लोज 2, एक ही आर्टिकल के पार्ट है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा समझ में एक बार समझने वाली बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भैया हर दूसरा करंट अफेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि जो पर्सनल लॉज हैं वो सारे रिलीजन के लिए सेम हो। जो क्रिमिनल लॉज हैं वो तो सबके लिए सेम ऑलरेडी हैं। भाई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ऐसा नहीं है हिंदू को अलग सज़ा, मुस्लिम को अलग सज़ा या आपके सिख को अलग सज़ा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल लॉज में तो सिमिलरिटी है, क्रिमिनल लॉज में तो यूनिफॉर्मिटी है देश में, लेकिन पर्सनल लॉज में नहीं है। अब ये पर्सनल लॉज क्या होते हैं? पर्सनल लॉज के अंदर वो मैटर आते हैं जो मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस या इनहेरिटेंस, अडॉप्शन या सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो। ये जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, ये हर धर्म के लिए फ़िलहाल के लिए अलग अलग है। हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, और क्रिश्चियन, पारसी और जूस के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट है। समझ में आ गया? अभी इंडियन पर्सनल लॉज को मर्ज करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, जो कि गोवा में ऑलरेडी चल रहा है। गोवा में ऑलरेडी चल रहा है और उत्तराखंड में तो पूरी न्यूज़ आ ही रही है। उत्तराखंड में तो इम्प्लीमेंट इन्होंने कर दिया है, शायद कल ही न्यूज़ आई थी कि इन्होंने इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले इस तरह की कोशिशें की गई थी। लेक्स लॉसी रिपोर्ट थी एक, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ चीज़ों को लेकर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम और हिंदू या जो रिलीजन है उनमें यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात कही गई थी, लेकिन मुस्लिम्स और हिंदू से जो पर्सनल लॉज, बाकी के जो पर्सनल लॉज थे उनको कोडिफाई नहीं किया गया। एविडेंस या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें कोडिफाई की गई थी। अभी एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें क्रिमिनल लॉज में आ जाती हैं, मतलब प्रोसीजरल में ही आ जाती हैं। ठीक है, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट कि भाई किस केस में क्या एविडेंस लगेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्या ऑफेंसेस है, इनका तो इन्होंने कर दिया कोडिफिकेशन, लेकिन पर्सनल लॉज तो अभी भी नहीं हुए। ठीक है, BN राव कमेटी ने हिंदू लॉ को कोडिफाई कर दिया वुमेन को इक्वल राइट देने के लिए। हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया है। हिंदुओं में भी जो मैंने ये कहा ना अलग अलग है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनके लिए एक कर दिया। ठीक है, तो बट मुस्लिम्स नहीं हुए। मुस्लिम्स अभी भी, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज अलग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्रिश्चियंस, पारसी और जूस के लिए भी अलग अलग है, मतलब क्रिश्चियन, पारसी और जूस को एक कैटेगरी में रख के इनके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट है। आज़ादी के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट आया। इसने कोशिश की कि शादियों से रिलेटेड जो मामले हैं उनका कम से कम कोडिफिकेशन हो, बट डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस ये मामले फिर छूट गए, इनका फिर भी कोडिफिकेशन नहीं हुआ। तो इसमें कोशिश तो की थी कि इंडिया के लोग और इंडियन नेशनल जो बाहर देश में रह रहे हैं, भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट लाए, सिविल मैरिज के लिए कोडिफिकेशन किया जाए। बट मैरिज हुई, बाकी तो हो नहीं पाया। ठीक है, और फिर बाद में ये एक्ट आए हिंदू लॉ के अंदर, बाद में ये सारे एक्ट आए जो कि डील करते हैं हिंदू पर्सनल लॉज से। ठीक है, हिंदुओं में कौन आ रहे हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। ये पूछा जा सकता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कौन से धर्म आते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर कौन से धर्म आते हैं। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये क्या होता है? सिंपल सा एक्ट है, कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। देखो, इसमें ये सीधे सीधे दे रखा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है कि भाई वो हिंदू का है, मुस्लिम का है ना, जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है उस स्थान का, कि वो किस धर्म को बिलोंग करता है, 15 अगस्त 1947 को जो था आगे भी वही रहेगा। ये एक्ट आया 1991 में, 1991 में। और जो एक बार रिलीजियस कैरेक्टर उस तारीख में था वो बाद में भी ये रहेगा और उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। पूरी पनिशमेंट का प्रावधान है, 3 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट है मैक्सिमम, और एक फ़ाइन है। ठीक है, और उस रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, स्टेट की जिम्मेदारी और दे दी गई। ठीक है, कोई भी केस वेस चल रहा हो, कोई भी केस चल रहा हो, अपील चल रही हो, प्रोसीडिंग चल रहा हो, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे एक बार ही 1991 में जैसे ही एक्ट आया। रिलीजियस वर्शिप से रिलेटेड कोई भी केस चल रहा हो, वो सारे के सारे एक्ट ख़त्म हो जाएंगे, और जो 1947 के टाइम पे उस प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर था
वही कैरेक्टर रह जाएगा। उससे रिलेटेड जो सारे केसेस है वो सब खत्म हो जाएंगे जो इस टाइम पे चल रहे थे। समझ आया? 1991 में जैसे ही एक्ट आया, जो भी केस चल रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। अब ये माना जाएगा कि भाई 1947 के अंदर जो स्टेटस था वो आज भी वही है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशन थे, जैसे अयोध्या की डिस्प्यूटेड साइट जो अयोध्या, उसको एग्जाम कर दिया गया कि भाई इस पर तो पूरी केस चल रही है, तो इसको एग्जाम कर दिया गया। फिर जो एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट के अंदर जो मोनूमेंट से साइट्स कवर्ड है उन पर ही अप्लाई नहीं होता। ऐसे डिस्प्यूट पे कवर नहीं होता जो फाइनली सेटल्ड हो चुका, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार सेटल हो गया, ठीक है, ठीक है। या फिर उस प्लेस का जब ये एक्ट आया 1991 में, तो एक तो मैंने ये बोला कि जो पेंडिंग केस है वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो डिस्पोज हो चुका, सेटल हो चुका, वो ऐसे कैसे रहेगा, उसकी बात मान ली जाएगी। और एक तो हो गया सेटल होना, एक है एक्विसेंस के जरिए उस केस का सेटल होना, एक तो है कोर्ट के जरिए फाइनली सेटल्ड या डिस्पोज किया जाना, एक है एक्विसेंस। एक्विसेंस क्या होता है कि वो जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं जो आपस में डिस्प्यूट में थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया अगर कि भाई ठीक है ये रिलीजियस कैरेक्टर मान लेते हैं इस साइड का, आपस में अगर उन्होंने बिना प्रोटेस्ट के बिना लड़ाई झगड़े कर लिया तो भी एग्जाम्पशन है, तो भी उसमें चेंज नहीं आएगा, तो भी जो फाइनल डिसीजन रहा वो मान लिया जाएगा। 1947 वाला जो स्टेटस है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलो, प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, सीधा साधा टॉपिक है। आपको पता है हमारे देश में अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविज़न हैं। अरेस्ट क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है, कभी सोचा है आपने? लक्ष्मीकांत 20 बार पढ़ ली, कभी फ़र्क करने की कोशिश की? क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि बुक में तो लक्ष्मीकांत ने कभी बताया नहीं, बट अगर ये वर्ड्स दिए हुए अरेस्ट और डिटेंशन, क्या फ़र्क जानने की कोशिश की आपने? अरेस्ट और डिटेंशन के बीच में क्या फ़र्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अरेस्ट और डिटेंशन के बीच में क्या फ़र्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे जो जो यहाँ पे सिंसियरली इस लेक्चर को देख रहा है। तो एक हिंट मैं दे देता हूँ कि अरेस्ट में अक्यूज़ को ट्रायल पे ले लिया जाता है, डिटेंशन में अभी वो बंदा अक्यूज़ नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको प्रोसीजर का पार्ट बना के लाया जा रहा है, अभी उस पर अक्यूजेशन उस पर नहीं लगा है। और भी बहुत सारे फ़र्क होते हैं, मैंने तो बहुत ही रफ में बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसका डिफरेंस आपको प्रो PDF में मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड। अब अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये एक तरह का डिटेंशन है, ये तब किया जाता है जब अगर लगता है, ठीक है, अगर सरकार को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो इंसान कुछ डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो उसका ट्रायल होगा और वो कन्विक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ट्रायल नहीं होगा, सॉरी, ट्रायल और कन्विक्शन नहीं होगा, उसको डायरेक्टली डिटेन किया जा सकता है, बंद करके रखा जा सकता है। और ये कोर्ट नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट को अगर ये लगता है, गवर्नमेंट को अगर लगता है कोई इंसान पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ एक्टिविटी कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको डिटेन कर सकती है, इसमें कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, क्योंकि जहाँ कोर्ट नहीं आएगा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो आएगा ही। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया है कि देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप उस बंदे को डिटेन तो कर लो, ठीक है, कोर्ट की जिम्मेदारी भी हटा दो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ना, कोर्ट आएगा तो पब्लिक में होगी बात, और कोई सेंसिटिव मुद्दा है तो फिर पब्लिक में हुआ तो देश को नुकसान होगा। पर ये 4 चीज़ें तो आप दोगे क्या? एक तो उसको बताओगे कि वो किस ग्राउंड पे अरेस्ट हुआ है, दूसरा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे। जैसे आपने उसको डिटेन किया, डिटेन करके जब आप उसको कैद में रख रहे हो, 24 घंटे के अंदर अंदर आप लेके जाओगे मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके 24 घंटे भी बीत जाते हैं तब भी आप नहीं लेके उसके मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाके पाए, तो आपको मजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप 24 घंटे के बियॉन्ड उसको डिटेन करते हो तो यू नीड मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल, ठीक है। और अगर आपने उसको डिटेन किया, कोई भी इस तरह के पर्सन को डिटेन किया जाता है, तो उसके जो ग्राउंड्स हैं कि भाई ये क्यों किया गया, उसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए, ठीक है। और सबसे सुपर इम्पोर्टेंट, एक तो 24 घंटे वाला मजिस्ट्रेट वाला, दूसरा ये 3 महीने से ज़्यादा अगर आप डिटेंशन उसको करते हो, 3 महीने से ज़्यादा कैद करके रखते हो, तो उसके लिए चाहिए अप्रूवल एडवाइजरी बोर्ड की। 3 महीने ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अगर रखना चाहते हैं सरकार, पुलिस वाले इसको डिटेन करना चाहते हैं, तो एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। और एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है? ये वो बोर्ड होता है जिसमें जजेस और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो मिलकर डिसाइड करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट ही सेटअप करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। वो देखती हैं कि भाई इस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया कि 3 महीने से ज़्यादा इसको रखना पड़ रहा है, ठीक है। अगर
ये चीज़ें नहीं होती हैं, अगर डिटेंशन रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये सब चीज़ें अगर पुलिस वाले टाइम पे नहीं बताते हैं कोर्ट में या फर्निश करने से फेल हो जाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उस बंदे का डिनाइल ऑफ राइट हुआ है, उसको फंडामेंटल राइट का उसका हनन हुआ है। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन इन एक्ट के थ्रू होता है। ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है आपके यूपीएससी में कि किन एक्ट के थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, तो इन एक्ट के अंदर होता है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड्स क्या हैं ये भी देख लो। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस। ये आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि इंटरेस्टिंग बहुत है। शिबन लाल में ये डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई बंदा डिटेन जिस ग्राउंड पे हुआ है वो सही है या भी नहीं, वो कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर सकता। कोर्ट की इतनी एबिलिटी नहीं है, कोर्ट इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको डिटेन इस ग्राउंड पे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रियलिटी कोर्ट कभी समझ ही नहीं सकता है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है कि टेक्निकलिटी बहुत हो जाती है ना, कि ग्राउंड लेवल पे पुलिस वाले या अथॉरिटीज़ क्या सोच के उसको डिटेन कर रहे हैं, वो कोर्ट कभी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। चलो, पर्सनैलिटी राइट्स पढ़ लेते हैं, फिर आपका टॉपिक हो जाएगा, फिर लास्ट टॉपिक बचेगा। पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब है कि किसी पर्सनैलिटी कोई भी जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करना। कोई भी जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करना। पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है? नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज या कोई भी फीचर जिससे उसकी पर्सनैलिटी को पहचाना जा सके। ये किसी कानून में एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं है, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आप कह सकते हो आता है। एक्सप्लिसिटली ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना ही किसी कानून में है। इसको रट लेना, समझ लेना कि एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएगा, यही लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। पर्सनैलिटी राइट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, राइट टू पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी। राइट टू पब्लिसिटी क्या होता है? अपनी इमेज, अपनी गुडविल, लाइकलीनेस को प्रोटेक्ट करके रखना, इन एक्ट के अंदर होता है। दूसरा होता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है, अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन से प्रोटेक्ट करना। किसी भी तरीके से जो पर्सनल डेटा है वो अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंट या अनऑथराइज्ड उसका यूज़ ना हो, वो इन एक्ट के तहत होता है। और ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो पुत्तस्वामी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 21 तो पता होना चाहिए। ये राइट टू पब्लिसिटी हो सकता है आप के लिए नया हो, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना। अच्छा, किसी इंसान की डेथ हो जाए तो पोस्ट्यूमस पर्सनैलिटी राइट्स क्या हैं? पोस्ट्यूमस पर्सनैलिटी राइट्स भी है। कोई पर्सन अगर किसी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसके रेपुटेशन, उस पर्सन की रेपुटेशन या उसकी फैमिली की रेपुटेशन का डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता, उसकी गुडविल ख़राब नहीं की जा सकती। अगर करते हैं तो डिफेमेशन का सूट फाइल हो सकता है। ऐसे डिफेमेशन आपने सुना होगा कि किसी भी जिंदा इंसान को आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो से फाइल कर देता है, बट अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो भी डिफेमेशन फाइल हो सकता है अगर उसके बारे में आपने कुछ बुरा बोला और उसकी फैमिली को बुरा लग गया, ठीक है। और बड़े बड़े जो हमारे लोग रहे हैं, आइडियल्स रहे हैं, डिग्निटरीज रहे हैं, उनके नेम्स और सिंबल्स जो शेड्यूल में लिस्टेड है, ठीक है, इस एक्ट के शेड्यूल में लिस्टेड है, उन डिग्निटरीज का नेम्स और सिंबल्स का अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं किया जा सकता। अब कौन से नेम्स हैं, कौन से सिंबल्स हैं, वो आपको नहीं जानने, वो नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है। पर्सनैलिटी राइट्स एक्चुअली बहुत कम जगह मेंशन है ही नहीं, ना भारत के संविधान में, ना भारत के किसी कानून में, ना किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में। बहुत सारे कन्वेंशन या एग्रीमेंट्स हैं जिनमें ये हिडनली कवर होता है, एक्सप्लिसिटली कवर नहीं होता। जैसे रोम कन्वेंशन के अंदर ये राइट्स कवर्ड हैं, ट्रिप्स के अंदर ये है, WIPO के अंदर ये है। फोनोग्राम क्या होता है? फोनोग्राम होता है जब ये कभी आपने देखा होगा म्यूज़िक को कभी एक सिंबल से भी एक्सप्रेस किया जाता है। कोई म्यूज़िक है, कोई टून है, तो उसका प्रॉपर एक टोन का एक सिंबल होता है, इस तरीके से कभी देखा होगा आपने। तो ये म्यूज़िक जो प्रोड्यूसर होता है, एक्सपर्ट होता है, वो ही सिंबल्स को बना पाता है, ड्रॉ कर पाता है, तो उसका कॉपीराइट इस पर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कॉपीराइट या प्रोड्यूसर्स के राइट्स जो है वो इन एक्ट में कवर होते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स किसी एक्ट में लेकिन एक्सप्लिसिटली कवर्ड नहीं है, ठीक है। ये जजमेंट्स कोई काम के नहीं है आपके, ठीक है, तो आप याद नहीं, नॉर्मली इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। एनिमी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में ये बताया गया था कि एनिमी वो कंट्री है जो इंडिया के खिलाफ एक्सटर्नल एग्रेशन करती है। वो कौन सी कंट्री है वो कभी नहीं बताया गया, नाम नहीं लिया गया,
लेकिन ये तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन कभी ये बताया नहीं गया कि एनिमी कंट्री ये है, कि ये कंट्री हमारी एनिमी है। अब इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में यह है कि अगर इस तरीके से कोई कंट्री है जो एक्सटर्नल एग्रेशन कर रही है, बिना नाम लिए बोला गया है, तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर देश में है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी कौन सी, जो उसके नाम पे हो या उसके बिहाफ पे कोई और मैनेज कर रहा हो, तो उस प्रॉपर्टी को कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के तहत दे दिया जाएगा। अब वो संभालेगा, ठीक है। जैसे अभी पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ थे, तो इनकी पाकिस्तान को आप कह सकते हो कि ठीक है एनिमी प्रॉपर्टी बोल दिया गया, तो ये डायरेक्टेड कर दिया गया सेल के लिए, ठीक है। 2017 का एक अमेंडमेंट आया इस एक्ट में, वो अमेंडमेंट एनिमी की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड कर दिया। अब एनिमी की जो डेफिनेशन है उसमें वो भी आता है, वो बंदा जो एनिमी का सक्सेसर है या लीगल हेयर है, ठीक है, वो बंदा भी इसमें आता है। अब वो चाहे भारत का सिटीजन हो या ना हो, या फिर उस सिटीजनशिप उस कंट्री का जो इंडिया की एनिमी ना हो, बट अगर वो एनिमी का सक्सेसर है तो उसकी प्रॉपर्टी एनिमी की प्रॉपर्टी है। अब भले ही वो खुद जो है, मतलब उसके पिताजी भले ही एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हो, वो नहीं करता हो, लेकिन फिर भी मान लिया जाएगा कि वो एनिमी प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। वो नेशनलिटी भले ही चेंज क्यों ना कर ले, बट वो एनिमी ही रहेगा। उसकी प्रॉपर्टी इनके हवाले करी जाएगी और इनकी जैसे सेल कर दी जाएगी, ठीक है। इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है फिर प्रिजर्व करने की, मैनेजमेंट करने की, कंट्रोल करने की और सेल करने की। चलो, राइट टू बी फॉरगेटन क्या होता है? राइट टू बी फॉरगेटन ये होता है कि इंडिविजुअल्स का कंट्रोल है उनके खुद के पर्सनल डेटा पे। वो चाहें तो अपनी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कहाँ पब्लिश होगी, कहाँ नहीं होगी, ठीक है। इंडिविजुअल का खुद का पर्सनल डेटा, ये फ्रांस से आया है, ये जो कानून आया है, ये जो राइट टू ओब्लिवियन से आया है। जो राइट टू फॉरगेटन है, राइट टू इरेजर, ये राइट टू ओब्लिवियन से आया है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, वैसे भी देखो एब्सोल्यूट राइट तो कोई भी नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट हो उनमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो ये राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। केस पुत्तास्वामी केस के अंदर राइट टू बी फॉरगेटन को आर्टिकल 21 के अंदर माना गया, आर्टिकल 21 का पार्ट, राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया। हालांकि जो नया कानून आया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, बट इस जजमेंट में इसका पार्ट माना गया। एक्ट में मेंशन नहीं है जजमेंट के द्वारा, लेकिन आर्टिकल का, एक्ट का नहीं, आर्टिकल का पार्ट माना गया, एक्ट में नहीं है मेंशन। और यूरोप के लॉ में कवर्ड है, यूरोप का जो डाटा लॉ है उसमें कवर्ड है। अच्छा, ILP क्या होता है? इनर लाइन परमिट। हुआ क्या, नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ में ILP को इशू कर दिया। वो एरियाज़ आपको ये याद रखने ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे एरियाज़ आप याद रख लो। ILP अभी होता क्या है, देखो, भारत के जो नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, कुछ एरियाज़ में जब वो जाते हैं तो उनको ILP लेना पड़ता है, ठीक है, उनको ILP इशू करवाना पड़ता है। ILP क्या होता है? इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है बेसिकली। और वो परमिट क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। अब ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 स्टेट्स हैं जो ILP के अंडर हैं। ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है। इनमें कुछ एरिया ऐसे हैं, मतलब पूरे के पूरे स्टेट नहीं आते ILP में, कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे ILP लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ILP आया कैसे था? ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत आया था, ये याद रख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के ILP होते हैं, एक तो होते हैं टूरिस्ट के लिए कि जो शॉर्ट टर्म के लिए जाके घूम के आ गए, मस्त खा पी के आ गए। दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए कोई ठहर रहा है, जा रहा है, उसके लिए है, ठीक है। ILP के लिए कौन एलिजिबल नहीं है? पहली बात तो याद रखना कि ये सिटीजन्स को मिलता है परमिट, NRI, PIO या OCI उनको नहीं मिलता, उनके लिए अलग परमिट की व्यवस्था की गई है, वो ये परमिट है। समझ में आ गया? उनको अलग परमिट लेना पड़ता है और उनके लिए ILP इशू नहीं होता है। तभी जब मैं सिक्किम गया था ना अभी कुछ दिनों पहले घूमने, तो वहाँ से आपसे पूछते हैं कि लिटरली ये वाले एरिया में, मैं इनमें बात नहीं कर रहा, ये तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर है, इसमें तो आपको ILP मिल जाएंगी, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपको मिल जाएंगी। बट यहाँ पे अगर आप इन एरियाज़ में जाते हो, ये जो 3 एरिया है, अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा, अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ पार्ट, यहाँ पे आप जाते हो तो बाकायदा आपसे पूछते हैं आप सिटीजन हो कि नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे अलग से परमिट इशू होता है। यहाँ पे फॉरेनर को अलाउ नहीं किया जाता विजिट करना, जब तक प्रॉपर वो गवर्नमेंट से सेटिस्फेक्शन ना ले ले।
मतलब ना के बराबर मान लो, मुश्किल है। तो आप जब जाओगे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, प्रॉपर आपसे पूछा जाएगा कि आप सिटीजन हो आप, तो आपको इशू कर दिया जाएगा ये परमिट, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया अलग होता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया अलग होता है। ये है प्रोटेक्टेड एरिया और ये है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। अब ये याद रखना, सिक्किम प्रोटेक्टेड, कुछ सिक्किम पूरा का पूरा जो है प्रोटेक्टेड एरिया और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है। कुछ पार्ट तो आता है प्रोटेक्टेड में, कुछ पार्ट आता है रेस्ट्रिक्टेड में। समझ में आ गया? सिक्किम कुछ आता है प्रोटेक्टेड में, कुछ आता है रेस्ट्रिक्टेड में। अरुणाचल पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड में आता है। रेस्ट्रिक्टेड में अंडमान निकोबार भी आता है। रेस्ट्रिक्टेड में अंडमान निकोबार आता है और सिक्किम का कुछ पार्ट आता है। हो सकता है ये देखो, सिटीजनशिप मुझे लगता है सबसे एक तो बोरिंग चैप्टर है, दूसरा आसानी से रटाक में नहीं आता है। इतने सारे परमिट, इतने सारी एलिजिबिलिटी, दुनिया भर की चीज़ है, लेकिन इसको रट लो, कोई और रास्ता नहीं है। रट लो भाई, रेस्ट्रिक्टेड एरिया अंडमान निकोबार पूरा का पूरा और सिक्किम का कुछ पार्ट। प्रोटेक्टेड एरिया में सिक्किम का कुछ पार्ट, अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा और इनके कुछ पार्ट। ये भले चलो आप याद मत रखना एक बार को, बट ये याद रख लेना। और ILP का तो आपको ये अरुणा मामी याद रखना ही है। अरुणा मामी पता है ना आपको ट्रिक? नॉर्थ से साउथ में आप नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स को जब बांटते हो तो ऐसे तो आता है, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, फिर मिजोरम। तो बस ऐसे ये अरुणा मामी तो है, ये बस ये अरुणा मामी की ट्रिक से आप याद कर लो कि स्टेट्स ILP के अंदर हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट लाइन हो गया बस लास्ट लाइन। एवरी फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर है एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ भूटान, भूटान के सिटीजन को छोड़कर कोई भी फॉरेनर है, कोई भी विदेशी है, अगर वो यहाँ पे स्टे करना चाहता है, एंटर करना चाहता है, तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये ध्यान रखना, सेंट्रल मेरे मुंह से निकल गया, कन्फ्यूज मत होना। गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। जरूर नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ये जो करती है, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। नॉर्मली किसी फॉरेनर को अलाउ नहीं किया जाता इन एरियाज़ में। सिटीजन जाते हैं, फॉरेनर्स को जाने के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। और इन एरियाज़ में भी, ILP वाले एरियाज़ में भी सिटीजन जाते हैं, नॉर्मली इन लोगों को जाना अलाउ नहीं है, इनको अलग से परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।